मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो राहुल गांधी का आपने इंटरव्यू लिया था चुनाव के दौरान, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग आपको देखते हैं वो देखना चाहते थे कि भाई राहुल गांधी का इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, इंटरव्यू बढ़िया था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो सवालों के घेरे और जो एक एग्रेशन हम आपका देखते हैं हमेशा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और थोड़ा सा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। एग्रेशन क्यों चाहिए आपको हर समय? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो 20 मिनट में उनसे नहीं पूछा जा सकता। गैर राजनीतिक प्राइम टाइम देखा जाए, मतलब मेरे इमोशनल नहीं होते कि माँ के बारे में, पिता के बारे में, दादी के बारे में कहा जा रहा है, इमोशनल नहीं होता। आज मैं गैर राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी है, किस में पढ़ाई किया? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो डिग्री है। धीरे धीरे बात करूंगा, राजनीतिक बात से बोर हो गया हूँ। आप मेरे गुरु हो, आप तो सब मेरे गुरु हो। आंखों से आप हंस रहे थे और सीख रहे थे। मुझे तो मजा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितने आराम से हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं। माहौल ऐसा ही होना चाहिए। पॉलिटिक्स बेकार चीज है। आप भी काफी बहादुर हैं, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। देखा आपने, हंस रहे हैं, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट नरेंद्र नहीं दिखाया। मैं उससे मैं ये विषय है कि देश को किस प्रकार नहीं चलाया। हिंदुओं का पलायन आज से नहीं हो रहा। वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान, इस्लाम। सिंध बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वहीं के हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहां की लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? यह रुक क्यों नहीं रहा है? क्या यह मजहब की समस्या है या मानवाधिकार की? क्या दोनों को इतनी आसानी से अलग कर सकते हैं? जो बिल लाया गया है उसका आधार सिर्फ प्रताड़ना है, यातना है, तो सिर्फ एक धर्म पर चुप्पी क्यों है? अगर सिर्फ मजहब आधार है तो फिर यातना और प्रताड़ना का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बात करते हैं प्राइम टाइम में कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाए और भारत इसमें पहल करे। 2005 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए ये लोग भारत आए और यहाँ की नागरिकता मिलने की आस में दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की दुकानदारी सिर्फ टीवी की बहसों के लिए है। जब किसान मरता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, तो वो हिंदू नहीं रह जाता, ना ही मुसलमान रह जाता है। जब नागरिकता देने का पहले से प्रावधान है और दी जा रही है, तो क्या ये सवाल अब पूछे जाने का कोई मतलब है कि इस कानून की जरूरत क्या थी? कि वहां की नाइंसाफियां जो झेल कर आप यहां आए, तो यहां क्या आपको इंसाफ मिला? जो ये देश तो ये भी देख लेंगे, इस पे बात कर लेंगे। बात कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है कि जिन सरकारों, यहाँ बहुत सारी सरकारें अब बदल चुकी हैं, ठीक है। ये सुविधा के हिसाब से आप चयन ना करें, आप कांग्रेस का भी नाम ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब कौन सा आपके लिए राम राज आ गया था, वो भी जरा बताइए। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू भइल। कौन जनता मांग करत रहा? तो हम पूछनी है कि भाई एगो रामायण सीरियल रहुआ शुरू कैनी है आ कहते नहीं जनता मांगता था। जनता तो ये बेरा पैदल रोड पे चलता, भूख है। पत्रकार के तो ये पूछल फर्ज बनता नु कि जनता रोड पे बा, जनता भूखे बिया, तो कौन जनता टीवी सीरियल देखे के मांग कैले? तो रामायण पर बिलबिलाता नहीं, रामायणवा देखा जाता तो पर बिलबिलाए के कौन जरूरत बा? अगर प्रकाश जावड़ेकर कह देवन की जनता की मांग पर रामायण दिखावल जाता तो आपके मरीजा काहे लागत बा? अरे जनता जो बा 130 करोड़ बा बाबू, जो सड़किया पर जनता घूमत बा वो 130 करोड़ नहीं ना घूमत बा। उसी रोज सांझी राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए ये सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस आदेश का अमल भी बेमानी हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया में हैदराबाद की महिला का नाम, तस्वीर और धर्म सब चल रहा है। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है।
हेलो, मैं अनुराग मिश्रा। अभी मैंने कुछ देखा मेरे फेसबुक पर, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि किसी दंगाई के नाम पे, किसी शाहरुख औरों के नाम पे मेरा फ़ोटो लगा के कुछ लोग उसको मैं बता रहे हैं। तो बिल्कुल भी गलत और बहुत ही फेक न्यूज़ है। और मैं पूरा वादा करता हूँ कि जो लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं, मैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाऊंगा और इसकी बहुत बड़ी, मैं पुलिस केस में जाऊंगा। शर्जिल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि चक्का जाम की बात कर रहा था। 24 जनवरी के फेसबुक पोस्ट में वो लिखता भी है कि शाहीन बाग का मॉडल चक्का जाम का मॉडल है। क्या शर्जिल इस तरह की बात कर रहा है जैसा जाट आंदोलन के समय हुआ, या वाकई असम को देश से काटने की बात कर रहा है? तो फिर वो अहिंसात्मक आंदोलन की बात किसी और जगह पर क्यों करता है? देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील ने कबूला सच, कहा वीडियो में मेरी आवाज से छेड़छाड़ नहीं। फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव पर प्रदर्शनकारियों के सामने एक और भीड़ आ गई। प्रदर्शनकारी जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, उन पर सामने से वो भीड़ पत्थर चलाने लगती है। इन्हें कोई हिंसक भीड़ या दंगाई नहीं कह रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग सामने खड़ी भीड़ पर खुलेआम पथराव कर रहे हैं। जितनी देर का वीडियो है उतनी देर में एक भी पत्थर सामने से आता दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के आसपास इस वायरस को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं, लेकिन आप जो भी देख रहे हैं वो एहतियात के तौर पर तैयारियों की तस्वीरें हैं। सतर्क रहना है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अनावश्यक अफवाहबाजी और चिंताओं से दूर भी रहें। यह ध्यान रखें कि चीन में इसका जोर अब धीमा पड़ चुका है। यह वायरस जानलेवा नहीं है। इस तरह दुनिया के 178 देशों में कोरोना से 8.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह संख्या भी लगातार बदल रही है। 42,335 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या भी लगातार बदल रही है। क्या अब हम इन संख्याओं को लेकर कम संवेदनशील होते जा रहे हैं? अब हम ज्यादा उस तरह से पहले की तरह अलर्ट नहीं होते? क्या स्वीडन कोविड-19 से लड़ने के मामले में दुनिया को राह दिखा सकता है? WHO का कहना है कि यह फ्यूचर मॉडल हो सकता है। स्वीडन ने तालाबंदी का रास्ता नहीं चुना, लेकिन डेनमार्क, नॉर्वे ने तालाबंदी का रास्ता चुना। तो एक ही इलाके में हमारे पास दो मॉडल हैं देखने के। स्वीडन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एंडर्स टेग्नेल, उन्होंने कहा था कि तालाबंदी एक हास्यास्पद फैसला है। भारत में इस तरह के पद तो अभी तक सुनाई नहीं दिया कि कोई इस संकट में एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहा है। नेता ही बोल रहे हैं कि किस तारीख को थाली बजानी है, आपको किस तारीख को ताली बजाना है। लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? ऐसे देशों में जब इस तरह के पद पर बैठे लोग बोलते हैं तो ध्यान से सुना जाता है। तो स्वीडन, न्यूजीलैंड ने QR कोड के जरिए यह व्यवस्था बना दी है कि आप जिस भी इमारत में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, आपको भी वो बार कोड स्कैन करना होगा। और इससे होगा क्या कि आपके हर जगह जाने का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा, और फिर अगर आप संक्रमित होते हैं तो पता चलेगा कि आपके संपर्क में कौन कौन आया, आपको किससे हो सकता है, और आपके कारण किस किस को हो सकता है। तो QR कोड के जरिए न्यूजीलैंड ने यह लड़ाई जीती है। Tonight on Reality Check, the escalating controversy over the Arogya Setu app, the government's anti-COVID app that uses GPS and Bluetooth to try and combat the coronavirus. Similar to apps around the world, and just as in India, across the world there's a fierce debate raging over these apps, because on one hand they guarantee, or they promise to guarantee, a degree of protection against the virus, but on the other hand there are serious questions of the violation of privacy, whether these are in fact turning into surveillance tools. अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती, और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता, और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते
और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की, लेकिन अनसुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। राजस्थान से खबर आई कि डॉक्टर ने मुस्लिम गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। मुसलमान भाग जाना ऐसे ना भी मुसलमान भाग जाना कह अब तो इसलिए करता नहीं, ऐसे तो वो इसलिए कहते हैं जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचने की वजह से आप जल्दी से ले जाओ ताकि रास्ते में नहीं दिक्कत हो। ऐसे कहा था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, भाग जाओ। हम बैठ कर जब कहा ये तो रेफर कर देंगे क्यों बैठा नहीं? हां तो अरे ऐसे कहा था क्या तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नहीं करेंगे इलाज, ऐसे कहा था क्या किसी ने? मुसलमान कितना कहीं ना कहीं ऐसे तो। हम आपको नवंबर 2018 की परीक्षा का डेटा बताना चाहते हैं। इसमें इंटरमीडिएट और फाइनल के अलग अलग ग्रुप और दोनों ग्रुप में बैठने वाले छात्रों की संख्या और पास होने वाले छात्रों की संख्या का हिसाब देखिए तो आपको खेल पता चलेगा। जैसे नवंबर 2018 की अलग अलग ग्रुप की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? 2,93,757। फाइनल की परीक्षा में 1,04,365 छात्र बैठते हैं, लेकिन पास होते हैं मात्र 31,031 छात्र। 70,000 के करीब छात्र फेल हो जाते हैं। इंटर में 1,89,392 छात्र बैठते हैं और पास होते हैं 79,711। परीक्षा देने वाले कुल छात्रों में से मात्र 27.14% पास होते हैं। सोचिए, 72.86% छात्र फेल हो गए। यह कैसी परीक्षा है जिसमें 73% छात्र फेल हो जाते हैं? क्या यह किसी संस्था के लिए गौरव की बात हो सकती है? डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। जम्मू कश्मीर में हालात इतने चिंताजनक हुए हैं तो इसकी जवाबदेही सिर्फ महबूबा मुफ्ती पर है या फिर यह जवाबदेही बीजेपी पीडीपी दोनों की है? क्या ये हालात आज पैदा हुए या पिछले 3 साल के नतीजे हैं? मैं कश्मीर नहीं गया था, कभी नहीं गया, अभी तक नहीं गया हूं, तो मैं भी इसी तरह की चीजें सुनता देखता रहता था कि ये क्या चीजें हैं। तो इस पूरे बवाल में वहां के कुछ लड़कों से मैं बातें करने लगा। बात करते करते मुझे भी लगा कि जो मीडिया मुझे बता रहा है वैसा वो कश्मीर नहीं है। अयोध्या का कितना ख्याल रखा गया है इसकी एक और मिसाल। 115 साल पुराने कुंड के किनारे हम हैं। इसे पर्यटन के लिए विकसित किया गया है, लेकिन ये दर्शनीय स्थल का देखें क्या हाल पड़ा हुआ है। ये है अयोध्या, जिसके लिए लोग कितना कोहराम मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शहर से और इस शहर के लिए मरने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जैसे बनारस के लोग ये मानने लगे हैं कि पहले से बहुत अच्छा बनारस हो गया। नहीं, मान सकते हैं, माने ज़रूर। वो देख रहे होंगे अपने आसपास, वो ज़रूर माने कि हाँ सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली आ गई है, कुछ व्यवस्था अच्छी हो गई है, वो मान सकते हैं अपना, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ। गंगा की हम बात कर रहे थे कि घाट का बना देना और गंगा का बना देना दोनों में बड़ा अंतर है। सफाई हो गई, अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए सफाई। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये घाट के साफ होने के लिए आपको प्रधानमंत्री की तरफ देखना पड़ता है, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन चलिए, उनके होने से अगर वो घाट ही साफ हो गया है तो ठीक है, कुछ तो हो ही सकता। अगर प्रधानमंत्री से घाट नहीं साफ होगा तो फिर क्या होगा? फिर कि अगर कोई अखबार नहीं सुधरता है
अगर इस तरह से चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। जब उसमें सूचना नहीं होगी तो फिर अखबार लेके करेंगे क्या? आप सूचना के पैसे दे रहे हैं ना। हिंदी अखबारों में ही, मेरे ही गांव के, मेरे जिले के अखबारों में जगह नहीं है, मेरे पटना शहर के अखबार में मेरे बारे में कोई सूचना नहीं छपती है। बताइए, ये हालत है। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास रखना। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। हमने जानबूझकर ये अंधेरा किया है। मुझे पता है आज के बाद भी मैं वही करूंगा जो कर रहा हूं। कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं बदल सकता हूं। शाबा बेटा आ गया भाई, बाबा बेटा आ गया भाई, बाबा बेटा आ गया, शाबा बेटा आ गया। ये कैसे हिजड़े हैं, टाइयां पहन के नाच रहे हैं? ये हिजड़े नहीं, ये दलाल पत्रकार हैं। जब अपराधी किसी खास धर्म का हो तो ये स्क्रीन काली कर लेते हैं, और जब अपराधी हिंदू धर्म का हो तो ढोल बजाकर ढिंढोरा पीटते हैं।